1961 जनवरी का महीना, रात के करीब 9 बजे मिथिला के नाम से जानती थी। तंग गलियां, टूटे हुए मकान, नमक और सड़े हुए मछली की मिलीजुली बदबू और हर कोने पर खड़े वो लोग जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था लेकिन पाने के सपने अनंत थे। इन्हीं गलियों में एक पान की दुकान के पीछे एक छोटी सी कोठरी में मुंबई का सबसे खतरनाक खेल खेला जा रहा था। कोई ताश का रहा था, अरबार को बता देते हैं, नहीं, कोई पासा नहीं, सिर्फ एक मटका, कुछ चिट्ठियां और लाखों लोगों की किस्मत। उस रात किसी को नहीं पता था कि इस खेल को एक ऐसा आदमी देख रहा था जो एक दिन इसका बादशाह बनेगा। उसका नाम था रतन खत्री। रतन खत्री का जन्म कराची में हुआ था। उस कराची में 1947 पहले, जिसकी गलियों में हिंदू, मुसलमान और सिख एक साथ सांस लेते थे। बंटवारे की आग ने जब सब कुछ जला दिया तो खत्री परिवार अपना सब कुछ छोड़कर मुंबई आ गया, खाली हाथ, टूटा हुआ दिल और एक अनजान शहर में जीने की जिद। मुंबई ने उन्हें अपनाया तो जरूर, लेकिन उस तरह जैसे समंदर एक पत्थर को अपनाता है, बिना किसी दुलार के, बिना किसी वादे के। रतन ने बचपन से देखा था कि इस शहर में पैसा ही सब कुछ है। इज्जत, ताकत, रिश्ते, सब कुछ पैसे के इर्द गिर्द घूमता है और पैसा कमाने के लिए जो रास्ते गरीबों को मिलते थे वो ना तो आसान थे ना ही पर्याप्त। जब रतन खत्री ने पहली बार कल्याण जी भगत का नाम सुना तो वह एक साधारण युवक थे, किसी कपड़े की दुकान में काम करते थे, हिसाब किताब में तेज थे और दिमाग में हमेशा कुछ बड़ा करने की आग थी। कल्याण जी भगत एक सौराष्ट्रीय व्यापारी जो मुंबई आया था किस्मत आजमाने। उसने एक अनोखा खेल शुरू किया था, न्यूयॉर्क के कपास बाजार के खुलने और बंद होने के भाव पर दांव लगाना। लोग अपना पैसा लगाते, एक नंबर चुनते और अगर वो नंबर मिलता तो उन्हें 90 गुना वापस मिलता। ये जुआ था, पर इसे जुआ नहीं मटका कहते थे और इस मटके ने मुंबई की गरीब जनता को एक ऐसा सपना दिया जो किसी और ने कभी नहीं दिया था, एक रात में अमीर हो जाने का सपना। रतन खत्री ने इस खेल को बहुत ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि कल्याण जी भगत का तरीका तो अच्छा है लेकिन उसमें एक बड़ी कमजोरी है। न्यूयॉर्क के बाजार के भावों पर निर्भर रहने से खेल पर नियंत्रण नहीं रहता। जब 1961 में अमेरिका ने कपास के भाव सार्वजनिक करने बंद कर दिए तो कल्याण जी भगत का धंधा लड़खड़ाने लगा। यही वो पल था जब रतन खत्री ने अपना दिमाग दौड़ाया और एक ऐसा तरीका निकाला जिसने मटके की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अब नंबर किसी बाजार से नहीं आएगा, एक मटके में चिट्ठियां डाली जाएंगी, उसमें से एक निकाली जाएगी और वही नंबर जीतेगा। सरल, स्वतंत्र और पूरी तरह से रतन खत्री के नियंत्रण में यह वो क्षण था जब एक साधारण आदमी ने इतिहास बदलने का फैसला किया। सन 1964 तक रतन खत्री का नाम मुंबई की उन गलियों में गूंजने लगा था जहां कभी उन्हें कोई नहीं जानता था। उनका तरीका इतना सफल था कि हफ्ते भर में हजारों लोग उनके मटके पर दांव लगाने लगे। मजदूर, रिक्शा वाले, दुकानदार, छोटे कारोबारी, हर वो इंसान जो जीवन में एक बड़ी छलांग लगाना चाहता था, रतन खत्री की तरफ खींचा चला आता था। रतन ने अपना नेटवर्क बनाया, हर मोहल्ले में एक एजेंट, हर गली में एक संपर्क। पैसा इकट्ठा होता, बांटा जाता और रतन का हिस्सा वो हमेशा सुरक्षित रहता। ये कोई किस्मत का खेल नहीं था, ये एक बेहद सोचा समझा कारोबार था जिसे रतन खत्री ने एक उद्योग की तरह चलाया। लेकिन जहां पैसा होता है वहां खतरा भी होता है। मुंबई पुलिस की नजर रतन खत्री पर पड़ी। इंस्पेक्टर विश्वास राणे उन अफसरों में से एक थे जिन्होंने रतन के बढ़ते साम्राज्य को नजदीक से देखा था। छापे मारे गए, एजेंट पकड़े गए, कुछ को जेल भेजा गया, लेकिन रतन खत्री हर बार बचने निकले। इसकी वजह सिर्फ उनकी चतुराई नहीं थी बल्कि वह धागे थे जो उन्होंने मुंबई के राजनीतिक गलियारों में बुन रखे थे। नेता, अफसर, दलाल सब किसी ना किसी तरह रतन खत्री के नेटवर्क से जुड़े हुए थे। पैसा जब इतना बड़ा हो जाता है तो वह सिर्फ जेब में नहीं रहता, वह सिस्टम में घुस जाता है। और फिर आया वो दौर जिसने रतन खत्री की कहानी को एक नया और खतरनाक मोड़ दिया। 1970 मुंबई का अंडरवर्ल्ड अपनी जवानी में था। डोंगरी की गलियों में एक नया नाम उभर रहा था, दाऊद इब्राहिम।
इब्राहिम कास्कर का बेटा एक पुलिस कांस्टेबल का लड़का जो कानून के घर में पैदा हुआ और कानून को तोड़ने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। दाऊद उन दिनों छोटे मोटे काम करता था, थोड़ी वसूली, थोड़ी तस्करी, थोड़ा रंग, लेकिन उसकी आंखें हमेशा बड़ी तस्वीर देखती थी। और मुंबई की सबसे बड़ी तस्वीर उन दिनों एक ही थी, रतन खत्री का मटका साम्राज्य करोड़ों रुपए हर हफ्ते हाथ बदलते थे। लाखों लोग इस जाल में थे और इस पूरे तंत्र को चलाने वाला एक अकेला आदमी जो ना गोली चलाता था संगीत, ना धमकी देता था, बस दिमाग से काम लेता था। दाऊद ने रतन खत्री को ध्यान से देखा और देखते थे समझ गया कि असली ताकत बंदूक में नहीं, पैसे में है। मटके का धंधा वो नस थी जिससे मुंबई का खून बहता था। जो इस नस को काबू करते हैं, दाऊद ने रतन खत्री को बहुत हारा दिला दी है। करे वो पूरे शहर को काबू करे। शुरुआत में दाऊद ने रतन खत्री के नेटवर्क के छोटे एजेंटों से संपर्क बनाया, सुरक्षा देने के बदले हिस्सेदारी मांगी। यह मुंबई का पुराना फंडा था हफ्ता, लेकिन रतन खत्री वह इंसान नहीं थे जो इस तरह की बात को चुपचाप मान ले। उन्होंने अपने रास्ते खुद बनाए थे अपनी शर्तों पर, और वह किसी के आगे झुकने वाले नहीं थे, चाहे सामने कोई भी हो। यही वह तनाव था जो सालों तक मुंबई की अंधेरी गलियों में सुलगता रहा। इतिहासकार और पत्रकार आज भी पूरी तरह नहीं जानते कि रतन खत्री और दाऊद इब्राहिम के बीच असल में क्या हुआ। कुछ कहते हैं कि एक समझौता हुआ, एक ऐसा समझौता जो कभी कागज पर नहीं लिखा गया, कभी किसी गवाह ने नहीं सुना। कुछ कहते हैं कि रतन खत्री ने दाऊद को कभी अपने साम्राज्य में घुसने नहीं दिया। लेकिन एक बात जो हर सूत्र मानता है वो ये है कि मुंबई में इतना बड़ा धंधा बिना अंडरवर्ल्ड की जानकारी के चलाना नामुमकिन था, और रतन खत्री दशकों तक चलाते रहे। इसका मतलब या तो उनके पास कोई ऐसी ताकत थी जो अंडरवर्ल्ड को रोकती थी, या फिर कोई ऐसा गहरा राज था जो आज तक दफन है। सन 1974 मुंबई की राजनीति में हलचल थी। इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ देश भर में आवाजें उठ रही थी। इसी माहौल में मुंबई पुलिस पर दबाव बढ़ा कि मटके जैसे अवैध धंधों पर शिकंजा कसा जाए। इंस्पेक्टर विश्वास राणे और उनके जैसे कई अफसरों ने एक बड़ा अभियान चलाया। रतन खत्री के सैकड़ों एजेंट पकड़े गए, दफ्तर सील हुए, पैसे जब्त किए गए। अखबारों ने खबरें चलाई, नेताओं ने बयान दिए, और ऐसा लगा कि मटका साम्राज्य का अंत आ गया है। लेकिन रतन खत्री मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्हें पता था, जो बाकी दुनिया नहीं जानती थी, कि जो लोग उनके खिलाफ बयान दे रहे थे उनमें से कई उनकी जेब से ही चलते थे। मुंबई का सिस्टम एक अजीब मकड़जाल था, जहां हर धागा किसी ना किसी तरह रतन खत्री से जुड़ा हुआ था। पैसे की ताकत ने उन्हें एक ऐसा सुरक्षा कवच दे रखा था जो किसी बंदूक से नहीं बनता, और यही वह सबक था जो दाऊद इब्राहिम ने रतन खत्री से सीखा कि असली साम्राज्य वह नहीं जो बाहर से दिखता है, बल्कि वो है जो सिस्टम के अंदर से चलता है। सन 1975 आपातकाल इंदिरा गांधी ने पूरे देश पर आपातकाल थोप दिया। प्रेस बंद, विरोध बंद, आवाजें बंद, लेकिन मटका बंद नहीं हुआ, बल्कि एक अजीब बात हुई। आपातकाल के दौरान जब आम आदमी की जिंदगी और भी मुश्किल हो गई, तो मटके पर दांव लगाने वालों की तादाद और बढ़ गई। जब असल जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं होती, तो इंसान किस्मत के खेल में उम्मीद ढूंढता है। रतन खत्री का कारोबार आपातकाल में भी चलता रहा, बल्कि फला फूला, और इस दौरान उन्होंने अपना नेटवर्क और मजबूत किया और गहरे धागे बुने और ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ा जो कल सत्ता में आने वाले थे। जब आपातकाल खत्म हुआ और नई सरकार आई, तो रतन खत्री पहले से और भी ताकतवर थे। अब वह सिर्फ एक जुरी नहीं थे, संगीत वह एक संस्था बन चुके थे। उनके दफ्तर से हर हफ्ते करोड़ों रुपए गुजरते थे। उनके एजेंट मुंबई के हर कोने में थे। माहिम, धारावी, कुर्ला, बांद्रा, अंधेरी, कोई इलाका नहीं था जहां रतन खत्री की पहुंच ना हो। उनके ग्राहकों में मजदूर भी थे और मिल मालिक भी, टैक्सी ड्राइवर भी थे और फिल्म निर्माता भी। मुंबई का हर तबका किसी ना किसी रूप में मटके से जुड़ा था, और इस पूरे तंत्र का केंद्र था रतन खत्री। सन 1980 मुंबई बदल रही थी, मिलें बंद हो रही थी, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, और शहर की सड़कों पर एक नई बेचैनी थी। इसी बेचैनी में मटके की जड़ें और गहरी हो गई। जब रोजगार नहीं, जब पेट भरने का रास्ता नहीं, तो एक लगाकर 90 जीतने का सपना। यही एकमात्र रोशनी थी उन लाखों हाथों के लिए जो खाली थे,
रतन खत्री को इस बात की समझ थी, वह जानते थे कि उनका धंधा सिर्फ जुए का धंधा नहीं है, यह एक मनोविज्ञान है, एक भावना है, एक ऐसी उम्मीद है जो गरीब आदमी को हर सुबह उठने की वजह देती है। और इसीलिए उन्होंने कभी अपने ग्राहकों को सिर्फ संख्याओं की तरह नहीं देखा, वो उनके बीच जाते थे, उनसे मिलते थे, उनके दुख सुनते थे। मुंबई की गलियों में रतन खत्री को लोग भाई नहीं कहते, वो उन्हें सेठ कहते थे, और यह फर्क बहुत बड़ा था। दाऊद इब्राहिम इन्हीं सालों में अपनी ताकत बढ़ा रहा था। हाजी मस्तान और करीम लाला के बाद मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक बड़ा खालीपन था, और दाऊद उस खालीपन को भरने के लिए बेताब था। उसने सोना तस्करी शुरू कर आकार और आज बनाने के लिए एक बड़ा खालीपन था। चूली का जाल फैलाया और धीरे धीरे मुंबई के हर अवैध धंधे में अपनी हिस्सेदारी मांगने लगा। मटका भी उसकी नजर में था, लेकिन रतन खत्री का मटका साम्राज्य इतना गहरा था, इतना फैला हुआ था, और इसके धागे इतने ऊंचे ऊंचे लोगों से जुड़े थे कि दाऊद के लिए भी इसे सीधे छूना आसान नहीं था। यह मुंबई का सबसे बड़ा विरोधाभास था। एक आदमी जो ना गोली चलाता था, संगीत ना गुंडे रखता था, वो उस दौर के सबसे खतरनाक पर्दे में, धागे पर्दे में बड़ा कर रही है। माफिया डॉन की पहुंच से भी बाहर था। रतन खत्री की असली ताकत उनकी बुद्धि थी। उन्होंने एक ऐसा तंत्र बनाया था जो किसी एक जगह पर निर्भर नहीं था। उनके एजेंट स्वतंत्र रूप से काम करते थे। हर एजेंट को सिर्फ उतना पता था जितना उसे पता होना चाहिए। पैसा हो जो 12 दिनों की कभी एक जगह इकट्ठा नहीं होता था। नंबरों का ऐलान हर दिन अलग अलग तरीके से होता था। यह एक ऐसा जाल था जिसमें अगर एक धागा टूट भी जाए तो पूरा जाल नहीं टूटता। पुलिस छापा मारे तो एजेंट पकड़े जाएं, रतन नहीं, दाऊद दबाव बनाए तो नेटवर्क का एक हिस्सा झुक जाए, पूरा साम्राज्य नहीं। यही वो कला थी जो रतन खत्री को बाकी सबसे अलग करती थी। सन 1985 आते रतन खत्री का नाम सिर्फ मुंबई में नहीं, पूरे भारत में जाना जाने लगा था। उनके मटके का असर मुंबई से निकलकर पुणे, नागपुर, अहमदाबाद, सूरत तक फैल चुका था। कहते हैं कि उस दौर में हर हफ्ते 0 करोड़ से ज्यादा मटके के धंधे में घूमते थे। ये वो रकम थी जो किसी भी सरकारी बजट को शर्मिंदा कर दे, और इस रकम का एक बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा रतन खत्री की जेब में जाता था। लेकिन रतन खत्री ने इस पैसे को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा, उन्होंने इसे समझदारी से इस्तेमाल किया, लोगों की मदद की, अस्पताल बनवाए, गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया। माय प्ले मुंबई में उनकी छवि एक ऐसे इंसान की थी जो गलत रास्ते से सही काम करता है, और यही उनकी सबसे बड़ी राजनीति थी। जब कोई आदमी गरीबों का चहेता हो जाता है तो कोई भी सरकार उसे आसानी से नहीं है। रतन खत्री इस बात को बखूबी जानते थे। उनके खिलाफ जब भी कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली होती, मुंबई की गलियों से एक अजीब सी खामोशी उठती थी। एक ऐसी खामोशी जो इशारा करती थी कि अगर इस आदमी को छुआ गया तो बहुत कुछ उलट सकता है। नेता इस खामोशी को समझते थे, पुलिस इस खामोशी को समझती थी, और दाऊद वो भी समझता था। लेकिन हर साम्राज्य का एक आखिरी पन्ना होता है। सन 1995 महाराष्ट्र में नई सरकार आई। मनोहर जोशी के नेतृत्व में शिवसेना और भाजपा की सरकार ने सत्ता संभाली, और उनके एजेंडे में एक काम सबसे ऊपर था, मटके को हमेशा के लिए बंद करना। यह सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं था, यह एक राजनीतिक संदेश था। नई सरकार यह दिखाना चाहती थी कि मुंबई में अब पुराने नियम नहीं चलेंगे, और इस संदेश की सबसे बड़ी कीमत चुकानी थी। रतन खत्री को महाराष्ट्र लॉटरी निषेध अधिनियम के तहत मटके को पूरी तरह अवैध घोषित किया गया। वो साम्राज्य जो 3 दशकों से अजय था, आखिरकार टूट रहा था। रतन खत्री उस वक्त 60 साल से ऊपर थे, उनके एजेंट बिखर रहे थे, पुलिस का शिकंजा कस रहा था, और जो नेता कभी उनकी छाया में पलते थे वह अब उनसे दूरी बना रहे थे। राजनीति का यही दस्तूर है। रतन खत्री ने इस बदलाव को देखा, समझा, और शायद उन्हें उस पल एहसास हुआ कि जो खेल उन्होंने शुरू किया था वह खेल कभी स्थायी नहीं हो सकता था, क्योंकि जो नींव पर बना हो वह चाहे कितना भी ऊंचा उठ जाए, अगर नींव कमजोर हो तो एक दिन जमीन पर आना ही होता है।
सन 1997 मुंबई की एक अदालत में रतन खत्री पहली बार एक आरोपी की तरह खड़े थे। वह आदमी जिसने 3 दशकों तक पूरे सिस्टम को अपनी मुट्ठी में रखा था, आज उसी सिस्टम के सामने जवाब दे रहा था। अदालत का वह कमरा छोटा था, लेकिन उस दिन वहां जो हुआ वो मुंबई के इतिहास में दर्ज हो गया। रतन खत्री पर जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा चला। उनके वकीलों ने दलीलें दी, गवाहियां हुई, तारीखें पड़ती रही, और इस पूरी कानूनी लड़ाई में एक बात साफ थी कि यह मुकदमा सिर्फ एक आदमी के खिलाफ नहीं था, बल्कि एक पूरे युग के खिलाफ गला साफ करने की आवाज था। उस युग के खिलाफ जब मुंबई की गलियों में कानून और गैर कानून के बीच की 72 एक कानून के बीच की रेखा इतनी धुंधली थी कि कोई नहीं बता सकता था कि कहां एक खत्म होती है और दूसरा शुरू होता है। रतन खत्री को दोषी पाया गया, उन्हें सजा मिली, लेकिन वह सजा उस साम्राज्य के मुकाबले बहुत छोटी थी जो उन्होंने बनाया था। जेल में बिताए वो दिन रतन खत्री के लिए शायद पहली बार थे जब उन्होंने अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखा। एक कराची का गरीब बच्चा जो मुंबई आया था खाली हाथ, और जिसने इस शहर को अपनी शर्तों पर जिया, ना किसी से डरा, ना किसी के आगे झुका, जो चाहा वो किया। जेल से बाहर आने के बाद रतन मानते के लिए शायद पहली बार थे जो उन्होंने एक कराची का गरीब बच्चा जो उन्होंने संबद जी है, खत्री एक बदले हुए मुंबई में खड़े थे। वो मुंबई जिसे वह जानते थे वो अब नहीं रही थी। 1993 के बम धमाकों ने शहर की रूह को हिला दिया था। दाऊद इब्राहिम का नाम अब सिर्फ अंडरवर्ल्ड में नहीं, पूरी दुनिया में गूंज रहा था। पाकिस्तान में बैठकर वो भारत के खिलाफ खेल खेल रहा था, और उसका नाम अब आतंकवाद से जुड़ चुका था। वो मुंबई जहां कभी मटके की चिट्ठियां उड़ती थी, वहां अब बारूद की गंध थी, और उस बारूद की गंध में रतन खत्री का पुराना साम्राज्य एक सपने की तरह लगता था। मटकी की दुनिया भी बदलकर की, बारूद की दुनिया भी बदलकर जानते ही तरफ थी, और आधी के लिए बारूद की दुनिया भी चुकी थी। जो धंधा रतन खत्री ने खड़ा किया था वो अब उनके बिना भी चल रहा था, लेकिन उस तरह नहीं। नए लोग आए थे जो सिर्फ पैसा देखते थे, इंसान नहीं। वो नैतिकता जो रतन खत्री मटके के धंधे में लेकर आए थे कि हारने वाले को भी इज्जत मिले कि एजेंट के साथ धोखा ना हो, वो नैतिकता अब कहीं नहीं थी, और इसी कारण मटके का धंधा अपनी आत्मा खो बैठा। बिना रतन खत्री के मटका सिर्फ एक जुआ रह गया। सन 2020 मई का महीना मुंबई अब एक महामारी की चपेट में था, और इसी महामारी के दौरान एक खबर आई जिसने पुराने मुंबई को याद करने वाले हर इंसान को एक पल के लिए रोक दिया। रतन खत्री नहीं रहे। 88 साल की उम्र में मटका किंग ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने की खबर अखबारों में छोटे से कोने में छपी, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया एक और बड़ी लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन मुंबई की उन गलियों में जहां कभी मटके की आवाजें गूंजती थी, वहां एक खामोशी उतरी जो सिर्फ वो लोग महसूस कर सकते थे जिन्होंने उस दौर को जिया था। रतन खत्री का जाना सिर्फ एक इंसान का जाना नहीं था, यह एक पूरे युग का अंत था। वो युग जब मुंबई एक जीती जागती सांस लेती महानगरी थी, जहां हर गली में एक कहानी थी, हर मोड़ पर एक किरदार था, और हर रात कुछ ऐसा होता था जो इतिहास में दर्ज होने लायक था। रतन खत्री उस युग के सबसे विचित्र किरदार थे, ना पूरी तरह खलनायक, ना पूरी तरह नायक। एक ऐसा इंसान जिसने गलत रास्ते को इतनी ईमानदारी से चुना कि वो रास्ता भी किसी तरह सही लगने लगा, जिसने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो आप सरकारी व्यवस्था से ज्यादा भरोसेमंद थी, कम से कम उन लोगों के लिए जो सरकार से कभी कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते थे। इतिहास रतन खत्री को कैसे याद करेगा? यह सवाल आसान नहीं है। कानून की किताब में वो एक अपराधी थे, समाज शास्त्र की किताब में वो एक घटना थे, अर्थशास्त्र की किताब में वो एक समानांतर अर्थव्यवस्था के निर्माता थे, और मुंबई की गलियों की किताब में जो कभी लिखी नहीं गई लेकिन हर पुराने मुंबईकर के दिल में दर्ज है। और शायद यही रतन खत्री की सबसे बड़ी विरासत है। मुंबई की हर गली में आज भी रतन खत्री की छाया है। उन पुरानी दीवारों में, उन टूटे हुए मकानों में, उन चाय की दुकानों पर जहां बूढ़े लोग बैठकर पुराने जमाने की बातें करते हैं। और जब कोई पूछता है कि मटका किंग कौन था, तो जवाब बहुत लंबा होता है, क्योंकि रतन खत्री सिर्फ एक नाम नहीं था, वो मुंबई का एक ऐसा सच था जिसे इस शहर ने जिया, भोगा और फिर भुला दिया।
उसी तरह जैसे समंदर एक लहर को भुला देता है, लेकिन लहर जाती है, निशान छोड़ जाती है, रतन खत्री चले गए, मटका बंद हो गया। लेकिन वो सवाल आज भी जिंदा है जो उन लाखों हाथों ने पूछा था, जो हर शाम एक चिट्ठी पर अपना नंबर लिखते थे। क्या किस्मत बदल सकती है? क्या एक रात सब कुछ पलट सकता है? क्या इस शहर में, इस देश में, इस जिंदगी में एक गरीब आदमी के लिए भी कोई रास्ता है? रतन खत्री का जवाब था हां, चाहे वह रास्ता कानून की किताब में हो या ना हो,